हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्लास है हमारी, उसमें जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी का पार्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी ज्योग्राफी पे एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, जिसमें हमने ज्योग्राफी की जो मेन स्ट्रीम्स हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इन सब के बारे में बताया था, डिस्कस किया था। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उससे पहले ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स। सबसे पहले ज्योग्राफी, जो वर्ड ज्योग्राफी पहले किसने अडॉप्ट किया था, सबसे पहले सर्वप्रथम किसने नाम दिया? तो ये भी क्वेश्चन आता है आपको। एराटोस्थीन्स। एराटोस्थीन्स एक ग्रीक फिलोसफर हुए हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी वर्ड को अडॉप्ट किया था 200 बीसी में। ही वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द वर्ड ज्योग्राफी इन 200 बीसी। अब वर्ड ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ये भी बताया था लास्ट टाइम। तो ज्योग्राफी का वर्ड है तो राइट समथिंग अबाउट द अर्थ, धरती के बारे में कुछ लिखना, उसको बोलते हैं हम ज्योग्राफी। तो आज हम शुरू करते हैं। उसमें लास्ट जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, उसकी जो मेन स्ट्रीम्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी जैसे मैंने आपको अभी बताया, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी आता है, उसके बाद ओशनोग्राफी आता है, उसके बारे में हमने डेफिनेशंस वगैरह उसके बारे में बताया था। तो आज हम अर्थ को, जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। पहले हम आते हैं शेप ऑफ द अर्थ। सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स में पहले कहा जाता था कि अर्थ फ्लैट है, पर सर्वप्रथम ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि पाइथागोरस, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। उनका नाम लेते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम सबने सुना है, मैथमेटिशियन थे ये। सर्वप्रथम इन्होंने प्रपोज किया था कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अब ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसका प्रूफ क्या है कि जो अर्थ है उसकी शेप फ्लैट ना होकर स्फेरिकल ही है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो हम कहीं भी खड़े होंगे तो हमें आसमान धरती से मिलता हुआ दिखता है। अब कोई भी कर्व चीज़ होगी, गोलाकार चीज़ होगी, तभी वो आसमान ऐसा दिखता है कि नीचे धरती से मिल रहा है। अगर ये फ्लैट होती तो छत की तरह आसमान भी सीधा दिखता। एक और प्रूफ जो इसका आता है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वो देख रहा है। आप कभी भी नोट कीजिए, दूर आप समुद्र में देखेंगे तो शिप आपको पूरा का पूरा नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले इसका एक फ्लैग नज़र आता है, फिर धीरे धीरे उभर के आता है और एक पूरा शिप नज़र आने लगता है। सबसे पहले इसका, अगर इसके ऊपर फ्लैग है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, पहले इसका जो मास्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है वो दिखेगा, फिर धीरे धीरे उभर के ऐसे आएगा, पूरा शिप दिखेगा। इससे पता लगता है कि अर्थ की शेप कर्व है। अगर ये अर्थ की शेप फ्लैट होती तो पूरा का पूरा शिप जो है वो दूर से ही पूरा दिखता। तो ये एक और प्रूफ आया था कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन आता है आपको, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि अर्थ की शेप क्या है? तो जो शेप ऑफ द अर्थ है, इसको बोलेंगे हम ऑब्लेट स्फीरॉइड, या स्फीयर भी कह सकते हैं। अब ऑब्लेट स्फीयर का मतलब क्या है? जो अर्थ है, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर जहाँ पे इक्वेटर आती है वहां से बल्ज है इसमें। बल्ज मैंने ये धरती सेंटर में से बाहर आ रखी है, जो अर्थ रोटेट करती है, अपने इर्द गिर्द घूमती है, उस रोटेशन की वजह से इसमें बल्ज आ गया। तो जो धरती है वो इक्वेटर पे तो बल्ज
है इसमें, और इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये फ्लैट है, चपटी है। इस करके इसकी जो शेप है इसको बोला जाता है ऑब्लेट स्फीरॉइड, बिकॉज द अर्थ हैज bulge in center and is flattened at the poles। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे ये फ्लैट है धरती, ऐसे में करें तो इस रीजन की वजह से जो शेप ऑफ द अर्थ है दैट इज ऑब्लेट स्फीयर या ऑब्लेट स्फीरॉइड भी बोल सकते हैं, गोलाकार पर ऊपर और नीचे से चपटी। तो ये आता है लास्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था फार्देस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, उसका इस बल्ज से संबंध है, इस करके मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम सबको पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ये सबको पता है, वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी की हाइट है 8848 मीटर्स। जो माउंट एवरेस्ट है वो इक्वेटर 26 पॉइंट समथिंग नॉर्थ में पड़ता है, लैटिट्यूड जो उसका है, यानी कि कुल मिला के कुछ यहाँ पे। अब इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, तो ये क्वेश्चन आता है तो उसमें माउंट एवरेस्ट ही लिखते हैं। पर अगर क्वेश्चन आता है विच इज़ द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ ये मान लेते हैं, तो जो फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है, हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे बल्ज है, बल्ज मतलब कि धरती यहाँ से उभरी हुई है। तो 1 डिग्री साउथ में एक कंट्री आता है यूकेडोर, मैप पे आप समझ सकते हैं इसको कौन सा होगा। डायग्राम से इस करके समझाया जा रहा है कि ये जो इसके जगह का नाम है, एक माउंटेन है उसका नाम है चिम्बोराजो, माउंट चिम्बोराजो, ये इस बल्ज पे आता है। इट इज लोकेटेड ऑन इक्वेटोरियल बल्ज, जहाँ पे धरती उभरी हुई है। इस करके अगर क्वेश्चन आता है आपको फार्देस्ट पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो आएगा आपका आंसर माउंट चिम्बोराजो। रीजन, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट चिम्बोराजो इज द फार्देस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ एंड नॉट माउंट एवरेस्ट। रीजन में आएगा आपका बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटोरियल बल्ज, जो बल्ज है धरती का उसके ऊपर लोकेटेड है। हालांकि इसकी हाइट समथिंग 6000 कुछ मीटर्स है इसकी, पर माउंट एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद भी आप समझ गए होंगे कि सेंटर से, क्योंकि बल्ज पे लोकेटेड है, इस करके इट इज नोन एज द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी जो आ सकती हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, पहले अभी शेप हमने अभी इसकी बताई है आपकी धरती की। अब मोशंस ऑफ द अर्थ, अब मोशंस ऑफ द अर्थ, धरती की 2 तरह की मूवमेंट्स हैं। पहली आती है आपकी रोटेशन, जो धरती अपने ही इर्द गिर्द घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। इसकी डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ
अपने ही धुरी पे, मतलब अपने एक्सिस पे जो धरती इर्द गिर्द घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं। ये सब आपको पता ही होगा। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ये आ सकता है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक। टाइम टेकन इज 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट यही लिखना है कि 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड्स, 24 घंटे नहीं लिखना है। इसमें 23 घंटे 55 मिनट भी एक ऑप्शन आ सकती है जो आपने ध्यान से देखना है, बिना देखे नहीं करना है आंसर। एग्जैक्ट 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds, यानी इतने समय में धरती एक पूरा चक्कर काटती है अपने एक्सिस का। रोटेशन की वजह से होते हैं दिन रात, डेज एंड नाइट्स। वो कैसे होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी दूसरा जो आता है आपका रेवोल्यूशन, लिख देते हैं इट कॉजेस डेज एंड नाइट्स। ये बेसिक चीजें समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे। अब दूसरी जो मूवमेंट है रेवोल्यूशन है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो धरती और सारे ग्रह जितने प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। तो धरती एक रेवोल्यूशन कितने समय पूरा करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो है आपका, ये आपको पता ही होगा, 365.25 डेज जो टाइम पीरियड है इसका, 365.25 डेज। 365 पूरे दिन नहीं है, 1/4 दिन और होता है इसमें। हम अपनी कैलकुलेशन और कैलेंडर में हम 1/4 दिन ऐड नहीं कर सकते हैं, इस करके हम 365 डेज ही ले लेते हैं। 365.25 डेज लेते हैं एक रेवोल्यूशन में। इसी करके आफ्टर एवरी 4 years इट इज अ लीप ईयर, जिसमें कि एक दिन फालतू होता है। वो कैसे होता है आप देख लिया आपने, जो 1/4 दिन प्लस 1/4 दिन प्लस 4 साल में ऐड हो होके एक डे फालतू ऐड हो जाता है, जो कि फरवरी के महीने में होता है। इसी करके हर चौथा दिन लीप ईयर होता है। तो ये दो तरह की मूवमेंट्स हैं आपकी, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन रोटेशन हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक ऑर्बिट की तरफ, ऑर्बिट को जो है अर्थ का वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो उस पर आएंगे। अब ऑर्बिट है क्या? जिस रास्ते पे धरती सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है उसको बोला जाता है ऑर्बिट। एग्जाम में क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब ये सन है, अब धरती कैसे घूम रही है, ऐसे। ये हो गई राउंड शेप। नहीं, अब सपोज कीजिए एक बच्चा एक गोल ट्रैक के, पार्क में जो ट्रैक होता है उस पे भाग रहा है, मतलब पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा रहा है एक सर्कुलर पाथ में। अब 3-4 बच्चे और उसको जाके ऐसे पकड़ लेते हैं, वो अपनी स्पीड से भागता जा रहा है। तो क्या वो सर्कुलर पाथ पूरा कर पाएगा? जो उनकी फोर्स लग रही है, बाकी बच्चे जो उसे खींच रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो उसका सर्कुलर पाथ है वो खिंच जाएगा ऐसे। वो कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं मैंने भागना है। तो जो अपनी फोर्स लगाएंगे वो उससे जो पूरा सर्कल है वो ना बन के वो क्या हो जाएगा, एक खिंचाव आ जाएगा उसमें। तो
उसी तरह से जो धरती घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, वो कुछ इस तरह, जो कि राउंड ना होके, ये हम अर्थ ले लेते हैं, ये हो गया ऑर्बिट। इस शेप को हम बोलेंगे एलिप्टिकल। तो शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, जिसको अंडाकार भी कहते हैं। एलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल आपने वर्ड याद रखना, एग्जाम में यही ऑप्शन आपने टिक करनी, नॉट राउंड, एलिप्टिकल। अभी क्यों हुआ ऐसे? जैसे अभी हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया जो कि गोल भाग रहा है, उसको कुछ बच्चों ने पुल कर लिया, तो वो पूरा एक सर्कल नहीं कर पाएगा, उसमें जैसे खींचेगा तो उसमें खिंचाव आ जाएगा। तो इसी तरह से जो अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, जो दूसरे ग्रह हैं, दूसरे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, मार्स, जुपिटर, वो अर्थ के ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी है उससे पुल एक्सर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो पाथ सर्कुलर ना होके खिंचाव में आके एलिप्टिकल बन गया। तो इसका रीज़न क्या हो गया? इलेप्टिकल पाथ है, पर क्यों है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल of the other planets on the earth। तो जो अर्थ का अब ऑर्बिट है, जो शेप है ऑर्बिट की अराउंड द सन, दैट इज इलेप्टिकल। रीजन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑन द अर्थ। तो जो खिंचाव पड़ रहा है, जो पुल आ रही है अर्थ की तरफ, तो उससे वो राउंड ना होके एलिप्टिकल हो गया। तो ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, आपको समझ भी आ गया होगा ये क्यों है ऐसा। हर जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका एक रीज़न आपको पता होना चाहिए, डेप्थ में पता होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई अधूरी होती है अगर आपको उसका रीज़न नहीं पता। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल पाथ है, पर क्यों है ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं इसी पाथ के ऊपर। इससे एक और टॉपिक आता है आपका दो तीन टर्म्स आती हैं इस इलेक्ट्रिकल पाथ से जुड़ के, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो ऑर्बिट है अर्थ का, ये अर्थ की पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये सूरज है, इसके इर्द गिर्द जो धरती घूम रही है, ये इलेक्ट्रिकल पाथ। अब आप देखेंगे कि इस ऑर्बिट में ये जो जगह है, ये पोजीशन है धरती की, वो सूरज से सबसे पास में इस ऑर्बिट में, और ये पोजीशन सूरज से काफ़ी दूर है, सबसे दूर है। तो करीब करीब 3 जनवरी को द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इन इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में ही, अपने ऑर्बिट पे घूमते हुए द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। ये कुछ पोजीशंस बनाई है हमने, इसमें देखेंगे आप, ये जो अर्थ की ये पोजीशन है, इसमें अपने ही ऑर्बिट में अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। इस जो इसकी पोजीशन है, इसको बोलेंगे पेरीहीलियन।
तो पेरिहेलियन क्या है, 3 जनवरी को होता है ये, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इन इट्स ऑर्बिट। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्लोजेस्ट है। अब ये जो पोजीशन है इट इज फारदेस्ट, ये आती है 3 या 4 जुलाई, वैसे 3 जुलाई को ही माना जाता है ये। इसमें जो अर्थ की पोजीशन है वो अपने ऑर्बिट में सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, इसको हम बोलेंगे एपहीलियन। द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इन इट्स ऑर्बिट। पेरिहीलियन सबसे पास, एपहीलियन सबसे दूर, 3 जुलाई 3 जनवरी। अब ये दो पोजीशन ऐसी हैं जब जो डिस्टेंस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक होता है, यानी डेज और नाइट सेम होती हैं। तो ये आ गया आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको बोलेंगे हम इक्विनॉक्स, व्हेन days and nights are equal क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे होता है सन से। तो पेरिहीलियन, एपहीलियन और इक्विनॉक्स ये हमने देखा है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे इसके बाद के टॉपिक जो लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट डे हैं। उसके बाद हम हीट जोन्स जो हैं आपके अर्थ के और फैक्ट्स, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी को जनरल स्टडीज़ की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।